का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। हम इस स्पेशल शो में हमारे पास आज चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर, और जिस पर शुभम हम लगातार मनी सेंट्रल के दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, वो ये कि भारत में खरीफ के उत्पादन में 6 साल बाद गिरावट का खतरा है और आशंका है। इसका क्या असर होगा, इसका बहुआयामी असर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, खाद्य उत्पादों के बाजार पर, सरकार इसकी कैसे तैयारी करेगी, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर ये कि क्या सरकार सस्ते चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स की बाजार में बिक्री रोक पाएगी और क्या संभव हो सकेगा। इसके अलावा भी कई और ज़रूरी खबरें हैं जो हम आज आपके पास लेकर आए हैं। शेयर बाजार आज बंद है, लेकिन खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है। बिल्कुल, तो कौन से मुद्दे हैं, कौन सी खबरें हैं जो आज मनी सेंट्रल का हिस्सा बनी है, उसके लिए देखिए आप ऑन द शो। शुरुआत होगी, रुपए में व्यापार के लिए बैंकों ने आरबीआई से मांगी गारंटी। किस चीज़ की गारंटी है, कौन सा व्यापार है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या चावल के निर्यात पर भी लगेगा अंकुश? महंगा कर्ज लेने को मजबूर राज्य सरकारें, कितना महंगा मिल रहा है, क्यों मजबूर हैं, इस पर चर्चा होगी। क्या सस्ते चाइनीज फोन पर लगेगी पाबंदी? क्या होगा बिजली सुधार टलने का असर? और दुनिया भर में क्यों हो रही डीजल की किल्लत? जी हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर डीजल की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। कहां आ रही हैं, क्यों हो रही है किल्लत, इस पर हम आज के मनी सेंट्रल में चर्चा करेंगे। शुरुआत करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को तत्काल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शोज आपका इंतजार कर रहे हैं। आज जो शो जिसके बारे में आपको बता रहा हूं वो है जागते रहो से जुड़ा। इस शो में इस बार हमने क्या बताया है, इस शो में आपको विपुल सिंह एंकर कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जो बैंकों में आपके लॉकर होते हैं उनमें कई बार सेंध लग जाती है, कई बार बैंकों में चोरी हो जाती है, खबरें ऐसी भी आती हैं बैंक में आग लग गई। ऐसी स्थिति में अगर आपके लॉकर में रखी चीज़ें, आपके लॉकर में रखा सोना, कागज जल जाए, मान लीजिए खो जाएं या चोरी हो जाएं, तब किसकी गारंटी है, बैंक की कि आपकी? आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो क्या प्रोसेस है, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे बैंक लॉकर को लेकर। तो यकीन मानिए आप ये शो देखिए, इसमें हमारे एक्सपर्ट आपको ये बिल्कुल बताएंगे कि आखिर लॉकर के नियम क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हाल में जजमेंट आया, उसका भी जिक्र है। उसके बाद क्या कुछ बदला, कौन से नियम आरबीआई के हैं, क्या बैंकों के नियम है, ये सब कुछ आपको इस शो में पता चलेगा। तो तत्काल डाउनलोड कीजिए मनी 9 का ऐप और बैंक लॉकर के विषय में जानिए हर छोटी बड़ी बात विपुल सिंह के साथ। पहली खबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपए में सेटल करने के लिए हाल के दिनों में जो कदम उठाए गए थे, बैंक उन पर रिजर्व बैंक की तरफ से सफाई चाहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बैंकों को डर है कि रुपए में रूस के साथ व्यापार बढ़ने पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बैंक रुपए में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने से पहले रिजर्व बैंक की तरफ से गारंटी मांग रहे हैं। ये रिपोर्ट छपी, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को फाइनेंस करने वाले कई बैंकों ने इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक से मांग की है कि रुपए में रूस के साथ व्यापार बढ़ता है तो रिजर्व बैंक ऐसी गारंटी दे कि उनके खिलाफ पश्चिमी देश कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। कई बैंक ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कई देशों में शाखाएं हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं प्रतिबंध तो नहीं झेलने पड़ेंगे। ऐसी गारंटी वो आरबीआई से मांग रहे हैं। सर, ये गारंटी अगर वो मांग रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अभी रुपए में बहुत ज़्यादा ट्रेड सेटल नहीं होने शुरू हुए हैं। और आपको लगता है कि ऐसी गारंटी रिजर्व बैंक देने की स्थिति में, क्योंकि इससे तो पूरी वो डिबेट, जो पूरी बातचीत थी रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की, वो पूरी कहीं दूर हो जाएगी? हाँ, और हमें इसकी वजह सुबह समझनी होगी कि भारत के बैंक ऐसा क्यों मांग रहे हैं, जिसका काफ़ी चर्चा की गई, प्रचार भी हुआ कि भारत सरकार रुपए में ट्रेड सेटल करने जा रही है या उसकी इजाज़त देने वाली है। उससे भारत के बैंक ही पीछे क्यों हट रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी तकनीकी चुनौती है जिसका समाधान रिजर्व बैंक और सरकार शायद फिलहाल नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि जिन बैंकों को भारत से रुपए में कारोबार सेटल करना है, जिसके बारे में हमने बताया था कि एक वस्त्रो अकाउंट खोलना होगा ट्रेडर को रुपए में और वहाँ काम करना पड़ेगा, वहाँ से वो अकाउंट काम करेगा, उन बैंकों की शाखाएं उस देश में मौजूद हैं जिस पर सैंक्शन लगाया गया है, यानी रशिया में उसकी शाखाएं मौजूद हैं। इससे पहले इस तरीके की व्यवस्था म्यांमार और ईरान के साथ ट्रेड में लागू की गई थी, जहां भारतीय बैंकों को लोकल करेंसी में, यानी जो होस्ट कंट्री उसकी करेंसी में, ईरान की और म्यांमार की करेंसी में ट्रेड करने की छूट दी गई थी। लेकिन तब जो बैंक इस काम के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे वो ऐसे बैंक थे जिनकी शाखाएं, जिनके बिजनेसेस उन कंट्रीज में नहीं है
उन देश में नहीं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था। और अब क्या हो रहा है कि जिन बैंक से कारोबार करने के लिए कहा जा रहा है उनके सबकी बिजनेस ब्रांचेस रशिया में मौजूद हैं, और अगर कोई ट्रेड होना है और वो बैंक रशिया में काम कर रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि इन बैंकों की एसेट्स फ्रीज कर दी जा सकती हैं, इन बैंकों के एसेट्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इन बैंकों को जिन बैंकों के जरिए काम करना होगा रूस के, वो भी सब प्रतिबंध के दायरे में आ रहे हैं, उनके एसेट्स भी फ्रीज हैं। इसलिए रिजर्व बैंक से भारतीय बैंकों ने कहा है कि वो इस बात की गारंटी दें कि उनकी एसेट्स फ्रीज नहीं की जाएंगी। मुझे लगता है कि गारंटी देना रिजर्व बैंक के बस का शायद नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शंस पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। दुनिया के देश रूस पर सैंक्शन से बचने का रास्ता निकालकर अपना कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्थिति म्यांमार और ईरान जैसी नहीं है। अगर ये सरकार सिर्फ उन्हीं बैंकों को रूस से ट्रेड की इजाजत देती है जिनकी शाखाएं या बिजनेस ऑपरेशंस रूस में नहीं है, तभी ये संभव है। लेकिन वो ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि म्यांमार और ईरान की तुलना में रूस से भारत के व्यापार का दायरा काफ़ी बड़ा है। हम क्रूड भी ले रहे हैं, फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल भी लेते हैं और भी बहुत सारा सामान लेते हैं। तो इस तरह रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की जो पूरी कोशिश, पूरी ये प्रक्रिया है, वो उलझन में फंस गई है। बैंकर्स ने केवल रिजर्व बैंक से नहीं कहा है, फिनांस मिनिस्ट्री को भी लिखा है। फिनांस मिनिस्ट्री को भी अपने रिप्रेजेंटेशन में बात कही कि इस मामले में स्पष्ट की जाए, स्थिति स्पष्ट की जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार खासतौर से रूस के साथ या अन्य देशों के साथ शायद नहीं हो पाएगा। अगली जरूरी और महत्वपूर्ण खबर, खरीफ फसलों के कई प्रमुख उत्पादक राज्यों में मानसून की बेरुखी की वजह से खरीफ उत्पादन घटने की आशंका है, और उत्पादन में कमी आई तो 6 साल बाद ऐसा पहली बार होगा। इससे पहले 2015-16 के दौरान देश में खरीफ का उत्पादन घटा था। इस बीच देश में गेहूं की सीमित सप्लाई को देखते हुए सरकार ने आटा, मैदा और सूजी जैसे गेहूं के उत्पादों के निर्यात के लिए नई शर्त थोप दी है। निर्यात के लिए अब एक्सपोर्टर्स को इंस्पेक्शन काउंसिल से क्वालिटी प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इसके अलावा पहले की तरह निर्यात के लिए अंतर मंत्रालय कमेटी से मंजूरी की जरूरत तो पहले से लगी हुई है, वो तो है ही है। सर, अब आपको क्या लगता है कि गेहूं की जली सरकार अब चावल भी फूक फूक के पिएगी? गेहूं में वही स्थिति शुभम बनी। हम लोगों ने गेहूं पर कल विस्तार से चर्चा की थी, और मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड का वो पैकेज उपलब्ध है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि गेहूं के आयात खोलने की नौबत आ सकती है, और धीमे धीमे सरकार ने गेहूं के उत्पादों में मैदा और सूजी के निर्यात पर एक किस्म का लाइसेंस राज लगा दिया है कि उस सरकार की अनुमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। अब यहाँ चुनौती है कि मानसून लगभग किनारे आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सामान्य से 40% कम, बिहार में 35% और बंगाल में करीब 25% कम बारिश हुई है। इन इलाकों में खरीफ की फसल के रिवाइव होने की या रिकूप होने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। 13% के आसपास का रकबा टोटल गिरेगा, और 6 साल में पहली बार भारत खरीफ के उत्पादन में कमी देखेगा। इसमें खासतौर पर चावल या धान या पैडी के उत्पादन की समस्या सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ से सरकार को सोचना है लगभग वैसी परिस्थिति में कि क्या चावल के निर्यात को प्रतिबंधित किया जाएगा, क्या कुछ खास किस्मों के चावल के निर्यात की ही इजाज़त दी जाएगी, क्या सरकार चावल के निर्यात के लिए उसी तरीके की प्रक्रिया अपनाएगी जैसी अभी हमने गेहूं के उत्पादों के बारे में देखी है कि सरकार से मंजूरी के बाद किया जाएगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी और बड़ी चुनौती यह है कि अगर चावल के उत्पादन में शुभम कमी आती है तो सरकार की मुफ्त अनाज वितरण स्कीम का क्या होगा, क्योंकि वो भी दिक्कत में फंसेगी। क्योंकि गेहूं कम था तो चावल उसके बदले बांट दिया गया, लेकिन अगर इस बार खरीफ की सोइंग कम होती है, सरकार के पास चावल का भंडार है लेकिन वो उतना सीमित है, इससे तो क्या मुफ्त अनाज की स्कीम भी आगे जारी रखी जा पाएगी? दोनों परिस्थितियों में तो दो दबाव हैं। एक दबाव यह है कि भारत के दोनों बाजारों में दोनों प्रमुख अनाज गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ी हुई हैं पहले से ही, और उनमें और बढ़ोतरी आएगी। रिजर्व बैंक की चुनौती आने वाले समय में और बढ़ेगी खाद्य महंगाई को लेकर। और आपको याद होगा कि जिस दिन हमने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर चर्चा की थी, उस दिन हमने कहा था कि भारत में खाद्य महंगाई पर दबाव आने वाले समय में लगातार बना रहेगा, जिसकी संभावना हमें यहाँ दिखाई देती। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि पता यह देखना होगा कि सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम के साथ अब क्या करती है और कब तक मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रख पाती है। आपको बता दें कि पिछले साल देश में खरीफ और रबी दोनों को मिलाकर कुल 12.96 करोड़ टन चावल पैदा हुआ था, जिसमें खरीफ सीजन में केवल जो हिस्सेदारी थी वो 11.10 करोड़ टन की थी। इसी 11.10 करोड़ टन में 1 करोड़ टन चावल का उत्पादन घट सकता है, कम हो सकता है, इसकी आशंकाएं अब जताई जा रही है। बड़ा नंबर है। राज्यों के लिए कर्ज लेना अब और भी महंगा हो गया है। सोमवार को स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी SDL के लिए कर्ज की दर 11 बेसिस पॉइंट बढ़ गई,
और ये दर बढ़कर अब 7.84% हो गई है। पिछले हफ्ते एसडीएल की दर में 17 बेसिस पॉइंट की कमी आई थी, लेकिन बॉन्ड यील्ड में हो रही बढ़ोतरी और रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी की वजह से एसडीएल की दर भी बढ़ गई है। एसडीएल की दर में बढ़ोतरी से उन राज्यों के लिए परेशानी और बढ़ गई है जिनको खर्च चलाने के लिए ज़्यादा कर्ज उठाना पड़ता है। एक तो महंगा कर्ज, ऊपर से अगर आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो निश्चित सी बात है आपकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। सर, बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है, आगे भी अभी कब रुकेंगे? रिजर्व बैंक ने, गवर्नर ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि हम कहाँ पहुँच लेंगे हमको भी नहीं पता। तो अगर ये बढ़ती जाएगी तो राज्यों की, आपको क्या लगता है कितनी समस्या बढ़ सकती है? राज्यों की तरफ से बोरोइंग्स में जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आ रहा है शुभम, उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। करीब 13,800 करोड़ रुपए उनके लक्ष्य से अतिरिक्त उन्होंने उठाए हैं। इसकी दो प्रमुख वजहें हो सकती हैं। एक तो अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत हैं, रेवेन्यू में उतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। दूसरा, राज्यों को लग रहा है कि आने वाले समय में ब्याज दरें और बढ़ेंगी और इसलिए वो अपनी कर्ज उगाही को फ्रंट लोड कर रहे हैं या जल्दी या समय से पहले कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हमको स्प्रेड दिख रहा है केंद्र सरकार के 10 साल के बॉन्ड से ऊपर, वो करीब 7.84% है। केंद्र के 10 साल के बॉन्ड पर अभी ब्याज दर 7.30-32% के आसपास या 7.34% के आसपास मौजूद है। ये स्प्रेड उन राज्यों के लिए और ज़्यादा बड़ा हो चुका है जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है, जिनके पास राजकोषीय घाटों का दबाव सबसे ज़्यादा है। और अब चूंकि ब्याज दरें आने वाले समय में बढ़ती जाएंगी तो केंद्र सरकार की साख की तुलना में राज्य सरकारों की साख बैंकरों की निगाह में ज़्यादा खराब होती है। राज्य सरकारों की साख के हिसाब से उन्हें कर्ज मिलता है, इसलिए धीमे धीमे हमको ये दिखाई देगा कि अगर आने वाले समय में 6% के आसपास की रेपो रेट की संभावना, 6-6.5% की रेपो रेट की संभावना दिखाई देती है, जैसा हमने कहा। और बॉन्ड यील्ड्स भारत में बढ़कर 8% के आसपास पहुंच जाती हैं, 8 से 9% के आसपास जो पिछला स्तर था, तो फिर राज्य सरकारों को डबल डिजिट में ब्याज दर देना पड़ेगा। और ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकारों के बजट के लिए, क्योंकि उनके पास अभी राजस्व के स्रोत सीमित हैं और घाटे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि 5G की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन उससे पहले तैयारी इस बात की भी शुरू हो गई है कि मोबाइल टैरिफ बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। रामचरण ने पिछले 6 महीने में बस एक दफा मोबाइल रिचार्ज कराया है। वजह यह है कि 28 दिन वाला उनका रिचार्ज 50 रुपए महंगा हो चुका है। रामचरण जैसों की तादाद लाखों में है। ये मोबाइल रिचार्ज की महंगाई की कहानी है। रामचरण जैसे गरीबों के मन में यह आस जरूर है कि शायद आने वाले वक्त में मोबाइल रिचार्ज के दाम कुछ नीचे आए और तब फिर से हर महीने रिचार्ज कराया जाए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हकीकत यह है कि आने वाले वक्त में मोबाइल टैरिफ यानी मोबाइल पर कॉल करने और डेटा इस्तेमाल की लागत और बढ़ने वाली है। मतलब मोबाइल रिचार्ज में सस्ते का पुराना दौर बीत चुका है। ये दर्द सिर्फ गरीबों को ही परेशान नहीं कर रहा, छात्रों से लेकर मिडिल क्लास भी मोबाइल की महंगाई का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा है। हर काम में डेटा यानी इंटरनेट का इस्तेमाल होना है। 4G के दाम में पहले से तेजी का दौर चल रहा है और आपने भले ही खूब आस के साथ 5G मोबाइल खरीद डाला हो कि तेज स्पीड नेट मिलेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि आप महंगे 5G के लिए भी कमर कस लीजिए। वोडाफोन आइडिया के CEO रविंदर ठक्कर ने कह दिया है कि 5G के दाम 4G के मुकाबले ज्यादा होंगे। मतलब कुछ यूं समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड बढ़े ना बढ़े, रिचार्ज और पोस्टपेड के दाम जरूर बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इजाफा एक दफा होकर खत्म हो जाए। साहब, हर महीने 2 महीने में ये महंगाई आपकी जेब को खाती रहेगी। बात मई की है, तब भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विट्ठल ने इस बात का इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कंपनी का अगले 5 साल में 300 रुपए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU पर पहुंचने का टारगेट है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगले टैरिफ हाइक के साथ कंपनी 200 ARPU के पार निकल जाएगी। ARPU यानी एक यूजर से होने वाली औसत कमाई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ARPU बढ़ाने के जरिए कारोबार संभालने में लगे हैं। ज्यादा ARPU माने ज्यादा मुनाफा। देश की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ाने की जंग में लगी हुई हैं और यह दौर पिछले 2 साल से जारी है। पिछले साल नवंबर में इन तीनों कंपनियों ने प्रीपेड टैरिफ को 20 से 25% बढ़ा दिया था। माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास टेलीकॉम ऑपरेटर एक दफा फिर टैरिफ हाइक का चक्का घुमा सकते हैं। आपके मोबाइल पर खर्च बढ़ने की एक वजह 5G स्पेक्ट्रम पर कंपनियों का हुआ खर्च भी है।
हाल ही में हुई 5G नीलामी में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो ने कुल मिलाकर 1,50,173 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा है और ये रकम अब आपकी ही जेब से वसूली जानी है। और वोडाफोन आइडिया ने इसलिए कहा है कि नियमित अंतराल पर टैरिफ हाइक होते रहेंगे। खैर, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के चाहे जो तर्क हों, एक रिक्शे वाले मजदूर या मिडिल क्लास फैमिली के लिए मोबाइल इस्तेमाल करना लगातार महंगा होने वाला है। यानी आपके फोन में 5G की घंटी बजे ना बजे, महंगाई की घंटी बार बार जरूर बजती रहेगी। मनी 9 की रिपोर्ट। घरेलू स्मार्टफोन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सस्ते चाइनीज फोन की बिक्री पर रोक लगा सकती है। जी हां, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है। देश में जितने स्मार्टफोन बिकते हैं उसमें लगभग 1/3 हिस्सा ऐसे स्मार्टफोन का है जिनकी कीमत 12,000 रुपए से कम है। यानी कि हर 3 में से एक मोबाइल आप कह सकते हैं 12,000 रुपए से कम का बिक रहा है। और भारत के सस्ते स्मार्टफोन के बाजार में 80% कब्जा जो है वो चीन की कंपनियों का है। अगर सरकार 12,000 रुपए से कम के कीमत वाले चाइनीज स्मार्टफोन की बिक्री पर रोक लगाती तो इसका असर जिन 2 कंपनियों पर पड़ेगा उसमें एक शाओमी है और एक रियलमी है। सर, बाजार का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो आप यही बताइए कि मोबाइल फ़ोन बाजार में कौन से फ़ोन कितने बिकते हैं? सबसे बड़ा हिस्सा चीन की कंपनियों का है, 80% के आसपास है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा 15% के आसपास सैमसंग का है इस प्राइस रेंज में। और भारत के बाजार में यही स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। दुविधा यहाँ सरकार के सामने सबसे बड़ी ये है कि अगर अचानक इस हिस्से से चीनी कंपनियों को बाहर किया जाएगा तो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं कहाँ, और जो डोमेस्टिक ब्रांड्स इनकी बात की जा रही है, जो डोमेस्टिक ब्रांड्स बाजार में सेल कर पाएंगे, उनकी परिस्थिति क्या बनेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि भारतीय बाजार में वो क्षमताएं, इनको रोकने के लिए वो क्षमताएं स्थापित करने की चुनौती होगी। तीसरी और बात यह कि इन कंपनियों का सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं फ़ोन में है, भारत का प्रमुख बड़ा बाजार इन्हीं में है। तो ये फैसला संकेतों के तौर पर तो सामने आया है, पर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि सरकार इसे लागू कैसे करेगी। सर, रोक पाएगी सरकार इसको? मुश्किल दिखता है, क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि केवल 1 या 2% का हिस्सा, अगर आप बहुत अधिक खींच लें तो 4 या 5% का हिस्सा है। अभी भारतीय बाजार में आपको आसानी से दुकानों पर भारत के डोमेस्टिक ब्रांड्स देखेंगे भी नहीं। 2 ही 3 नाम हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, पर उनकी कैपेसिटीज़ और उनकी क्षमताएं उतनी नहीं हैं कि वो अचानक ये जो 80% मार्केट शेयर बड़ी चीनी कंपनियों का है इसको रिप्लेस कर सकें। और ये जब चीनी कंपनियों को PLI दिया गया था, बुलाया गया था, तब से ये परिस्थिति है और ये चर्चा सरकार की मेज पर हमेशा से पहुंचती रही है कि भारतीय बाजार पर चीन की कंपनियों का कब्जा हो गया। अब समस्या ये है कि चीन की कंपनियां भारत में कई तरीके का फर्जीवाड़ा कर रही हैं। उनके यहाँ ED की रेड पड़ रही है, वो फर्जी कंपनियां बनाकर का पैसा यहाँ से बाहर ले जा रही। अब सरकार को उलझन हो रही है कि चीनी कंपनियों ने बाजार में बहुत गहराई से पेनिट्रेट कर लिया, इन्हें आगे लाया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए शुभम ये काम किया जा रहा है। पर यहाँ एक बड़ी दुविधा और भी है सरकार के भीतर कि भारत में भारतीय ब्रांड भी दरअसल CKD बेसिस पर चीन से ही कंपोनेंट आयात करेंगे। तो अगर भारत में बना हुआ ब्रांड होगा भी तो वो उसके मैक्सिमम कंपोनेंट CKD बेसिस पे, जो जिसको कि हम सेमी नॉकडाउन यूनिट्स कहते हैं, इसी तरह से वीवो और Xiaomi या ओप्पो जैसी कंपनियां भी भारत में ब्रांड भी भारत में बना रहे हैं। तो भारत में भी जो भारत के ब्रांड होंगे वो अपने कंपोनेंट्स के लिए, अपने महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए, अपने हिस्से के लिए चीन पर ही निर्भर होंगे। तो अभी सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा, पर एक खबर चर्चा में है कि सरकार चीनी कंपनियों के बाजार में बढ़ते दबदबे और पारदर्शिता को लेकर उनके साथ जुड़ी हुई तमाम सारी उलझनों के कारण दबाव में है, वो ऐसा कर सकती है। लेकिन ऐसा करना कितना संभव होगा और बाजार में क्या इतने फ़ोन आपूर्ति के तौर पर आ पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा संकेत हमको शुभम दिखता है कि अगर ये फैसला सरकार करती है तो सस्ते स्मार्टफोन की कीमतों में तात्कालिक तौर पर बढ़ोतरी होगी बाजार में, क्योंकि ये फैसला करने का शायद सही समय नहीं है, क्योंकि चिप्स की और बहुत सारे कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन अभी भी टूटी हुई है, बहुत सारे सप्लाई चेन ब्रेकडाउन ठीक होने हैं। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर हमें स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, स्मार्टफोन की मांग में भी कमी आई है, इसकी क्या वजह है आपको? स्मार्टफोन की मांग में कमी की एक तो सामान्य वजह यह है कि अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन और मंदी हमें दिखाई दे रहा है कि आमतौर पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग में कमी आई है। IDC की जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से बाजार में करीब 5% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन स्मार्टफोन मार्केट में हमें दिखाई दिया है साल के दूसरी तिमाही में। 2022 की दूसरी तिमाही में 5% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। और इस डिक्लाइन की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो सप्लाई चेन, जो हमने शुरुआत में कहा कि सप्लाई चेन कांस्टेंट के कारण कंपनियां उतने फ़ोन बनाकर बाजार में सप्लाई नहीं कर पा रही हैं और डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और दूसरा यह है कि
कई स्मार्टफोन्स की जो हाई एंड स्मार्टफोन है, जो मीडियम स्मार्टफोन है, उनकी कीमतों में भी कमी हुई है करीब। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि दूसरी तिमाही में करीब 11 मिलियन 5G स्मार्टफोन बाजार में भेजे गए हैं, जो जिनका एवरेज सेलिंग प्राइस करीब $377 के आसपास है। यानी 5G स्मार्टफोन का मार्केट थोड़ा तेजी से ग्रो करना शुरू हुआ है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि 5G सर्विसेज भारत में आने वाली हैं। देश के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार थोड़े समय के लिए टल गए हैं। सुधार के लिए सरकार ने जिस बिल को संसद में पेश किया था, उसे अब विचार के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। अब संसदीय समिति की मंजूरी के बाद बिल नए सिरे से संसद में पेश किया जाएगा। ये बिल अगर पास होता तो बिजली वितरण में कंपनियों की मोनोपोली खत्म हो सकती थी। बिल के लिए में किसी एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा बिजली वितरण कंपनियों को बिजली सप्लाई की छूट का प्रावधान था। सर, आपको क्या लगता है इस सुधार के टलने के बाद, बिल के जाने के बाद समिति के पास बिजली क्षेत्र में संकट कितना गहरा सकता है? बिजली क्षेत्र में संकट काफ़ी गहरा भी है, और ये सुधार एक किस्म की उम्मीद था कि भारत के बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आएगी। एक ही डिस्कॉम या एक या दो डिस्कॉम्स, खासतौर से कई सारे राज्यों में, कुछ ही बाज़ारों को छोड़ दें तो ज़्यादातर बाज़ारों में राज्य सरकार की ही जो डिस्कॉम है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो बिजली बेच रही। बाज़ार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दरों का ढांचा पूरी तरह उलझा हुआ है। ये सुधार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना विरोध था कि सरकार को संसदीय समिति को भेजना पड़ा। लेकिन इसके साथ जो ताजे आंकड़े हमारे पास आरएफसी की पीएफसी की रिपोर्ट से आते हैं, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है, वो हमें बिजली क्षेत्र के अंदर जो दरारें और चुनौतियां हैं वो बता रही, और वो काफ़ी चिंताजनक है। भारत में डिस्कॉम्स का यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का टोटल कर्ज 5.89 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। लगभग 590 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज भारत की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास मौजूद है। 2019 से 21 के बीच जो कैश एडजस्टेड गैप है, यानी जितनी नकदी इनके पास आ रही है और जितने इनको लॉसेज हो रहे हैं, उनका जो गैप है वो 1.4 टाइम्स बढ़ चुका है। यानी जो रेवेन्यूज आ रहे हैं और जो लॉसेज हो रहे हैं वो बढ़ चुका है। और इससे हमें दिखाई देता है कि 5.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज डिस्कॉम्स कहाँ से चुकाएंगी। टीएनडी लॉसेज 21% पर बढ़े हुए हैं, जबकि उदय का टारगेट यह था कि कंपनियों के जो वितरण के लॉसेज हैं बिजली भेजने में और जो बिजली की चोरी और नुकसान होता है उसे घटाकर 21 से 15% किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति ये है कि जो रेवेन्यू गैप है, पर यूनिट रेवेन्यू गैप, वो लगभग ₹1 के आसपास पहुंच रहा है, 93 पैसे के आसपास पहुंच रहा है, जो कि 2019 में 83 पैसे था। यानी टोटल ओवरऑल अगर आप बिजली वितरण कंपनियां कोई मरीज होती हैं और आप उसके सारे वाइटल्स चेक कर रहे होते तो सारे जगहों पर आपको गिरावट दिखाई दे रही, और ये उस स्थिति में हो रही है जब भारत में कोयले की शॉर्टेज है, कोयले का इंपोर्ट करना पड़ा। और यही वजह थी कि सरकार बिजली सुधारों को आगे नहीं बढ़ा पाई। राज्यों ने इसका विरोध भी किया और राज्य सरकारों ने कोयले के आयात करके बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की योजना पर भी सहमति जाहिर नहीं की। यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सुधारों के लिए तैयार नहीं कर पा रही। हमने मनी सेंट्रल में एक बार इस पर बात भी की थी। बिल्कुल। और बिजली संकट शुरू होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, ये भी मनी सेंट्रल आपको सबसे पहले बताता आ रहा था। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका के बीच डीजल की मांग लगातार बढ़ रही है और सीमित सप्लाई की वजह से कई जगहों पर किल्लत भी हो रही है। अमेरिकी डीजल के लिए मांग 5 साल की ऊपरी स्तर पर है, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों और यूरोप से अमेरिकी डीजल का आयात बढ़ा है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में डीजल खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती मांग की वजह से अफ्रीका के कई देशों में और ब्राजील में डीजल की किल्लत हो रही है। सर, अचानक दुनिया में ये डीजल की किल्लत की कहानी कहाँ से शुरू हो गई? डीजल की किल्लत 2 वजह से है। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में डीजल की किल्लत सबसे ज़्यादा है। उसकी एक तो वजह ये कि रूस पर प्रतिबंध के कारण जो सप्लाई रूस से होती थी प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट की सप्लाई गिरी है। एक आमतौर पर अप्रत्याशित काम अमेरिका के बाजार में हुआ। अमेरिका के बाजार में समर सीजन में डीजल की इन्वेंट्रीज तैयार की जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि समर सीजन में लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो डीजल की डिस्टिलेट्स की डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन पहली बार हमें देख रहे हैं कि वहाँ जो डिस्टिलेट्स का स्टॉक है वो 32 साल के लोएस्ट स्तर पर है। हमें समझना ज़रूरी है कि कच्चे तेल के भंडार और प्रोडक्ट्स के भंडार अलग अलग बाजार में एसेस किए जाते हैं। कच्चे तेल के भंडार उत्पादन कंपनियों, उत्पादन देशों की क्षमताओं के आधार पर आके जाते हैं, और डिस्टिलेट के भंडार रिफाइनिंग कंपनियों की क्षमता और उनकी आपूर्ति के आधार पर आके जाते हैं। तो यहाँ अब चुनौती कच्चे तेल के उत्पादन की मांग की नहीं है। कच्चे तेल की कीमतें अभी भी $100 से नीचे $95-96 पर बैरल पर बनी हुई हैं, पर जो डिस्टिलेट्स हैं, जो रिफाइन होकर प्रोडक्ट सामने आता है डीजल, उसकी मांग में उसकी
मांग बढ़ी है और उसकी आपूर्ति में कमी आई है। इधर हाल फिलहाल में जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं उस हिसाब से यूरोप में मांग की कमी, सप्लाई की कमी पूरी करने के लिए अमेरिका ने यूरोप को डीजल का निर्यात बढ़ाया भी है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिकी बाजार में उतना उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है और यूरोप के बाजार में भी उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अगर आने वाले समय में होती है तो फिर इसका असर हमें कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर आएगा। ये थी हमारी आज की पेशकश मनी सेंट्रल में। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आज के कार्यक्रम में। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नाम ये संबोधिला